तो कल हमने देखा था, लास्ट जो चीज देख रहे थे कि फाइल अपलोड वाली वल्नरेबिलिटी अगर हो तो क्या हो सकता है। अब वहां पे सिर्फ इमेज फाइल्स अलाउ होनी चाहिए थी जो हमने देखी थी वल्नरेबिलिटी उसमें, लेकिन हमने टेक्स्ट फाइल जब अपलोड करके देखी तो वो भी अपलोड कर पा रहे थे हम लोग, है ना। यही देखा था हमने कि टेक्स्ट फाइल्स भी अपलोड हो रही थी। तो अगर टेक्स्ट फाइल अपलोड हो रही है तो हो सकता है कोई और तरह की फाइल भी अपलोड हो, कि ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कोई जो है लिमिटेशन लगी हुई है। तो कोई मेरे को बता सकता है कि हम किस तरह की फाइल्स वहां पे और अपलोड कर सकते हैं जिससे कि हम उस सर्वर को या उस वेबसाइट को हैक कर पाए। कोई आइडिया कुछ? बैश फाइल और एसएच फाइल। बैश फाइल, यार देखो, ऐसे अगर स्क्रिप्ट फाइल डालोगे, मेन हमें क्या कराना है, जो भी हम अपलोड कराएंगे वहां पे, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा उस फाइल को तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पे। अगर देखो मैं बैश फाइल अपलोड कर दूंगा ना, तो ब्राउजर में एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकती वो, ठीक है। और अगर ब्राउजर में वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती तो मतलब मैं उसका कोई फायदा उठा नहीं सकता। देखो जैसे हमने कल जो देखा था, से दो दो एडिशन खुल गए क्या इसके, अच्छा बॉक्स दो बार खुल गया। क्या करते हैं, एक बंद कर देते हैं। ठीक है, एक ही चाहिए। हाँ, कल अपन जो देख रहे थे कि कुछ अपलोड करने के बाद वो बताता है कि कहाँ अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो जो अपलोड वाली डायरेक्टरी है, सबसे पहले तो लॉगिन मांगेगा, लॉगिन डिटेल्स डाल देते हैं यार। ओके, अब जो है फाइल अपलोड पे जाते हैं। कहाँ पे, ये अपलोड। अब यहाँ पे कुछ भी आप अपलोड करते हो उसको तो बताता है कहाँ पे अपलोड हुआ है, वो डायरेक्टरी भी देता है, ठीक है। तो उस डायरेक्टरी में जाके, हाँ, केवल अपलोड सी डायरेक्टरी है, तो जो भी मैंने यहाँ पे अपलोड करके देखा है वो सारा यहाँ पे दिखा देता है अपलोड डायरेक्टरी में। और उसमें से किसी भी चीज़ पे क्लिक मैं करूँगा तो वो चीज़, जो मान लो ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल पे क्लिक किया, उसने टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स दिखा दिए सेम यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बैश फाइल डालूंगा ना तो यहाँ पे पहली बात तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता मैं उसको। लेकिन ब्राउजर में कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है? ऐसा कौन सा कोड है जो ब्राउजर में एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है? पीएचपी या एचटीएमएल वगैरह का। हाँ, पीएचपी को ब्राउजर में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पीएचपी वेब शेल करके होता है, ठीक है, एक बार सर्च करोगे तो वेब शेल्स, अगर मैं कोई भी डाउनलोड करके वेब शेल उसको अपलोड कर दूं और एग्जीक्यूट करवा दूं मैं सर्वर पे, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, मैं उस सर्वर को मतलब हैक कर सकता हूँ, फिर कुछ भी कर सकता हूँ वहाँ पे। अगर वो वेब शेल मैंने चलवा दिया, ठीक है, फिर वहाँ से मैं और कमांड्स भी उसमें रन करवा सकता हूँ, मैं वहाँ पे फाइल्स मॉडिफाई कर सकता हूँ। बेसिकली जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होती है वो चीज़। यहाँ पे ब्राउज पे गए, अच्छा मेरे पास एक ये वेब शेल है b374k.php, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर वेब शेल है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अपलोड किया, अपलोड हो गया सक्सेसफुली।
गए वहाँ पे अपलोड वाली डायरेक्टरी में, और ये अपलोडेड है b374k.php। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्राउज़र में। यहाँ पे उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या दिखा रहा है, हमें अभी फाइल एक्सप्लोरर पे लाया हुआ है। तो जो हमारा सर्वर है उसकी फाइल्स दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कोई भी फाइल ले लो, यहाँ पे लॉगिन पेज है, ये लॉग आउट पेज है, ये इंडेक्स पेज है। कोई भी फाइल में जा सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। मान लो मेरे को इसको चेंज करना है, मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ इसको। तो ये वेलकम टू DBWA है, इसको कुछ भी चेंज कर दिया मैंने टेक्स्ट को, मान लो कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे सेव किया, और अब अगर मैं दूसरे पेज में खोलता हूँ DBWA, लॉगिन तो है ही अपन, जाते हैं। तो ये वेलकम टू हैक लिखा आ गया, क्योंकि मैंने एडिट कर दिया पेज। तो मैं जो भी चाहूँ डाल सकता हूँ वहाँ पे। फिर उसी तरह से, अच्छा, एक्सप्लोरर जो जो अभी खुला हुआ था, फाइल एक्सप्लोरर। फिर प्रोसेस, जो भी सिस्टम में प्रोसेसेस चल रहे हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हो। कोई प्रोसेस खत्म करना है, किल करना है, वो भी कर सकते हो। अपना कुछ कस्टम कोड एग्जीक्यूट करवाना है वहाँ पे, PHP, पाइथन, सी, जावा, कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो करवा सकते हो। ठीक है, सिस्टम के बारे में कई तरह की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, सर्वर इन्फो, CPU इन्फो, जो भी है, जितनी इंफॉर्मेशन है पूरी देख सकते हो सिस्टम से। फिर मान लो किसी डेटाबेस से कनेक्ट करवाना है इसको, तो वो भी करवा सकते हो। रिवर्स शेल लेना है अपने सिस्टम पे, तो वो भी ले सकते हो। तो बेसिकली अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उसको हम फ़ायदा उठा सकते हैं उसका, और सर्वर को हैक कर सकते हैं। सर्वर हैक कर लिया मतलब वो सिस्टम पूरा आपके कंट्रोल में आ गया, वहाँ जो करना है करो। अच्छा, दोबारा से जाते हैं DBW पे। अच्छा, यहाँ पे अपलोड में, यहाँ तो इसने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं था इसकी, लेकिन थोड़ी सी सिक्योरिटी चेंज करके देखते हैं। सिक्योरिटी लेवल मान लो मीडियम करके देखा। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर मैं ट्राई करूँ तो क्या होगा। अपलोड, क्या कहेगा, योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड। क्यों? क्योंकि अब वो डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं लेगा, सिर्फ इमेज फाइल्स लेगा। मैं यहाँ पर अगर कोई मान लो टेक्स्ट फाइल डालने की कोशिश भी करूँ तो क्या बोलेगा मेरे को कि योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड, क्योंकि अब उसने थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। बट इसको भी बाईपास करने का तरीका होता है। ठीक है, हम सिंपली क्या करते हैं, कहाँ पे थी अपनी फाइल, चाहिए नहीं तो लगे, जाते हैं जहाँ पे वो फाइल थी। यहाँ है, अच्छा दूसरे उसमें होम डायरेक्टरी में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, डेस्कटॉप पे तो चलो ठीक है, डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये फाइल है मेरे पास, .php। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रीनेम करके php.jpg। अब यहाँ पे अपलोड वाले पे आए, सिलेक्ट की ये JPG फाइल थी,
और अच्छा, लेकिन अब अपलोड करने से पहले क्या किया, बर्ब सूट यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन किया, अपलोड पे क्लिक किया, बर्ब सूट में आ गई वो रिक्वेस्ट। यहाँ पे जब अपलोड हो रहा होगा ये, तो फाइल नेम यहाँ पे सिंपली इसमें से जेपीजी हटा देंगे। तो उसने आराम से अपलोड कर लिया। तो बेसिकली उसने जो फिल्टर लगाया हुआ था वो हमने यहाँ पे बाईपास कर लिया। और अगेन वापस अगर मैं जाऊँ अपलोड में, तो मुझे वो फाइल मिल जाएगी और मैं उसको चला पाऊंगा। ठीक है, इसको दोबारा से लो पे जाते हैं। ये तो था फाइल अपलोड। अगर आपने ढंग से वेबसाइट में प्रिकॉशन नहीं लिए, तो इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, उसको फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उसका। फिर फाइल अपलोड के बाद, अच्छा सी एस आर एफ अभी हमने नहीं देखा, सी एस आर एफ देख लेते हैं। सी एस आर एफ होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इसका मीनिंग ये है, तो सी एस आर एफ का मीन ये होता है कि आप किसी से कोई ऐसा एक्शन करवा रहे हो, मान लो आप किसी वेबसाइट पे लॉग्ड इन हो। ठीक है, आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आप लॉग्ड इन हो, सेशन चल रहा है आपका उस साइट पे, और किसी ने आपको लिंक भेजा, मतलब मान लो जो अटैकर है, जो हैकर है, उसने आपको एक लिंक भेजा, और वो लिंक मतलब वो ऐसे दिखाएगा कि लिंक है किसी और चीज़ का, पर आपको कुछ और दिख शो करेगा वो। और जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, तो हो सकता है आपके अकाउंट में कुछ ऐसा एक्शन ले कि अगर मान लो अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर दे, या अकाउंट डिलीट कर दे, या कुछ और डिटेल चेंज करे, या मान लो अगर बैंक अकाउंट है, तो हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन कर दे उस लिंक के थ्रू। मतलब सी एस आर एफ में क्या होता है, जो अटैकर है वो किसी को ऐसा लिंक देता है कि उस साइट में ऑथेंटिकेटेड है, लॉग्ड इन है वहां पे, तो उस लिंक पे क्लिक करने से उसके अकाउंट में कुछ एक्शन होगा। और वो जो एक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने का है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ सी एस आर एफ यहाँ पे कैसे काम करता है। ये क्या है, सिंपल एक फॉर्म है, चेंज योर एडमिन पासवर्ड। ठीक है, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो रेगुलरली होता है हर जगह, दो फील्ड्स होती हैं, दो बार पासवर्ड मांगते हैं, एंड चेंज। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, व्यू पेज सोर्स, और ये जो एच टी एम एल फॉर्म था, ठीक है, एच टी एम एल कोड जो होता है इस फॉर्म का, इस पार्ट का, ये मैं उठा लेता हूँ। तो ये है चेंज योर एडमिन पासवर्ड, ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है, ठीक है, ये भी नहीं, सिर्फ यहाँ से फॉर्म से ये उठा लेते हैं अपन, इसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद एक नई फाइल बनाते हैं। एच टी एम एल, न्यू डॉट एच टी एम एल, और उसमें जाके मैं अपना ये वाला कोड डाल देता हूँ, फॉर्म वाला। ठीक है, बस मैं ऑफकोर्स कुछ चेंजेस मैं करूँगा। सबसे पहले तो ये जो न्यू पासवर्ड है यहाँ लिखा हुआ है, टेक्स्ट हटा देता हूँ। कंफर्म न्यू पासवर्ड, ये भी टेक्स्ट हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सामने वाले को तो दिखाना ही नहीं है कि पासवर्ड चेंज के लिए है।
इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, एक्चुअली इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड भी नहीं रखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन कर देंगे। तो ये इनपुट फील्ड जो है ये स्क्रीन पे दिखेंगे ही नहीं। और इसकी वैल्यू सेट कर देंगे। अच्छा, नेम जो है नेम नहीं चेंज करेंगे, वैल्यू मतलब वो पासवर्ड जो आपको सेट करना है, मान लो 12345678, जो पासवर्ड चेंज होगा तो ये वैल्यू जाएगी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, जो सबमिट बटन है ये उसके लिए, वहां पे मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा जिससे कि सामने वाला क्लिक करे। ठीक है, और बस यहाँ पे एक और चेंज करना है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, मतलब जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो पेज कहाँ जाएगा, तो वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं कहाँ जाता है यहाँ के। अच्छा, कुछ भी रैंडम अगर मैं डाल दूँ यहाँ पे, चलो जो एक्चुअल पासवर्ड है वही डाल देते हैं। चेंज पे क्लिक किया तो हम देख रहे हैं कि वो तो यहीं ला रहा है सीधा इस चीज़ को। या इसको देखने का बेटर तरीका है कि जब ये हम करते हैं, बस चेंज पे क्लिक किया तो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, किस यूआरएल पे जा रही है, मुझे ये देखना सिर्फ। ठीक है, इस यूआरएल पे जा रही है, डब्ल्यू वल्नरेबिलिटीज CSRF। तो ठीक है, ये चीज़ कर देते हैं। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। ओके, तो यहाँ पे आते हैं और HTTP और इस पेज को सेव कर देते हैं। जहाँ पे ये पेज स्टोर्ड है अब इसको, अच्छा, new.html ओपन विथ फायरफॉक्स, तो ये पेज ऐसा दिखेगा। अब चलो, ये तो हमने कभी अपने लोकल सिस्टम पे इसको रखा हुआ है, बट ऑफ कोर्स जब इसको आप एक एक्चुअल अटैक में यूज करोगे, ये पेज कहीं होस्ट कर दोगे ऑनलाइन, इसका लिंक दे दोगे यूजर को, ठीक है, उसको क्या दिखेगा, क्लिक हियर टू विन $250। जबकि यहाँ पे जो हमने हिडन फील्ड डाली है उसमें पासवर्ड की नई वैल्यू है 12345678। और जब वो यूजर इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो देखो, अच्छा, ये सारा बर्प में जा रहा है। अच्छा, इंटरसेप्ट ऑन किया हुआ, चलो इसको बंद करते हैं पहले। ठीक है, जैसे उसने, तो यहाँ पे वो इस पेज पे आ गया जिसमें क्या कह रहा है, पासवर्ड चेंज्ड। ठीक है, तो और ऑफ कोर्स ये तभी काम करेगा जब आप उस साइट पे लॉग्ड इन हो, तभी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो विक्टिम जो आपका वो साइट में लॉग्ड इन है, आपने उसको इस तरह से एक पेज दे दिया सिंपल। हो सकता है एक्चुअल अटैक में उसको और थोड़ा सजा धजा के दो इस पेज को, मतलब इमेज वगैरह कुछ डाल दो, अच्छे से फॉर्मेट करके दो, और कुछ ऐसा उसको लिंक दो कि उसका क्लिक करने का मन करे उस पर। तो जैसे क्लिक करेगा क्या होगा, उस साइट पे, जिस साइट पे आपको ये अटैक करना था, उस पर उस यूज़र का पासवर्ड चेंज हो चुका होगा।
और पासवर्ड हमने क्या डाला था, 12345678। तो अब यहाँ पे अगर मैं एडमिन और एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, पासवर्ड, उससे लॉगिन फेल्ड। क्यों? क्योंकि अब पासवर्ड चेंज हो चुका है, 12345678 वो चेंज हो चुका है पासवर्ड, इसलिए अब एक्चुअल पासवर्ड काम नहीं करेगा। तो इस तरह के अटैक को हम कहते हैं CSRF या क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ये समझ आए? तो हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी तक? ब्रूट फोर्स, कमांड एग्जीक्यूशन, CSRF। अच्छा ठीक है, अब XSS पे आते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS, तो शॉर्ट फॉर्म क्रॉस की जगह X लिखते हैं। अच्छा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम नॉर्मल जो इनपुट, जैसे यहाँ पे इसने इनपुट मांगा है, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे बॉब, हेलो बॉब, जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ उसको वो लेके मेरे को सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो इतना सा सिंपल सा हो रहा है, लेकिन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मीनिंग ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी वेबसाइट के अंदर कुछ मेलिशियस कोड जो है अपना वो चलवा देते हैं। वो कोड यूजली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वेबसाइट्स में बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट काफ़ी यूज़ होता है। तो हम अगर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो अपना कुछ मेलिशियस कोड डालते हैं जो कुछ उल्टा काम करेगा और उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं वेबसाइट से। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सिंपल कुछ एग्जांपल्स की किस तरह से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। अब यहाँ तो मैंने क्या किया, सिंपली डाल दिया बॉब। अभी मेरे को क्या है, पहले चेक करना है कि यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकती है या नहीं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हो सकता है आप HTML कोड भी चलवा पाओ, बट यूजली वो उतना कॉमन नहीं है, बट यहाँ ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बॉब से पहले मैं क्या करता हूँ, आई बॉब। ये HTML टैग्स किस चीज़ के लिए हैं, कोई बता सकता है? जो आई टैग डाला मैंने, चलो देख लेते हैं, पता चल जाएगा। आई इज फॉर इटैलिक्स। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हेलो और बॉब क्या इटैलिक्स में आ रहा है, नॉर्मल पहले जो आ रहा था वैसा नहीं है। उसी तरह से अगर हम चाहें तो उसको बोल्ड भी करके देख सकते हैं। तो ये बोल्ड में आ गया, मतलब यहाँ पे जो है जो भी हम कोड डाल रहे हैं वो चल रहा है, वो सिंपली उसको एज अ टेक्स्ट नहीं ट्रीट कर रहा, पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट भी हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड जो हम ट्राई करते हैं यूजली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में, सबसे पहले तो उसमें लगता है ये स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और एंडिंग भी इसी से होती है, स्क्रिप्ट टैग से। इसके अंदर जो भी है हम अपनी स्क्रिप्ट लिख देते हैं। सिंपल एक स्क्रिप्ट जो सबसे कॉमनली लगती है वो दैट इज अलर्ट 1।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रीन पे एक अलर्ट जनरेट हो जाता है और ब्रैकेट में जो भी डालोगे वो उसका टेक्स्ट होगा। तो मैंने क्या डाला 1, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे टेक्स्ट। अलर्ट, ये मैं कुछ भी दे सकता हूँ अलर्ट इसमें। अलर्ट, हेलो। तो मैंने अलर्ट में ये दिया था, तो ये अलर्ट जनरेट होकर स्क्रीन पे आ रहा है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर पा रहा हूँ, अपने स्क्रिप्ट वेबसाइट से एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। और ये जो पर्टिकुलर टाइप की क्रॉस साइट, सॉरी हाँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई आपको लिंक ऐसा देगा और आप उसको अपने ब्राउजर में अगर एग्जीक्यूट करोगे तो वो चल जाएगा, लेकिन कोई परमानेंटली कुछ स्टोर नहीं होगा कहीं पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड। यहाँ देखो जो मैंने इसमें डाला वो आपका क्या है, यूआरएल में पूरा आ रहा है, नेम इज इक्वल टू जो पैरामीटर है ये यूआरएल में आ रहा है। अगर ये लिंक, मान लो ये कोई ऐसी पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट होती है, इसमें ये लिंक मैं आपको दे देता, आप चलाते, तो आपके ब्राउजर में भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड चल जाता। अब इसमें किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लो मैंने एक और कुछ थोड़ा और आगे करते हैं इसको, स्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। ये अगर हम चलाएंगे तो क्या है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए मेरे ब्राउजर में जो कुकी स्टोर्ड है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, इस पर्टिकुलर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एग्जांपल में। इसको और थोड़ा आप कॉम्प्लिकेटेड अगर बना देते हो तो आप क्या है, ये जो कुकी है, अब ठीक है, टिपिकली जो क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स में आप ऐसे अलर्ट जनरेट नहीं करोगे, लेकिन क्या कर सकते हो, ये जो कुकी है जो यहाँ पे हमने देखी, ये आप रिट्रीव करके अपने पास ले सकते हो। मतलब ये कुकी की वैल्यू आपने अपने विक्टिम के सिस्टम में ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाई, उसकी जो ब्राउजर कुकी थी उसकी वैल्यू आपने खुद ले ली। ये और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है इससे। स्क्रिप्ट अलर्ट, लोकेशन डॉट होस्ट नेम, तो इसमें क्या मिल जाएगा, आईपी एड्रेस सिस्टम का, जो आपका टारगेट सिस्टम है जिस पे चला रहे हो चीज़। फिर और क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा, ये तो हमने क्या देखा, स्क्रिप्ट टैग्स जो है, स्क्रिप्ट टैग्स के थ्रू कैसे करते हैं। और भी तरीके होते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करने के। इमेज टैग्स में कर सकते हो, इमेज सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स देने का ही नहीं, सोर्स इज इक्वल टू एक्स, और ऑन एरर इज इक्वल टू जो भी आपको अलर्ट चलाना है। ऑन एरर मतलब इमेज लोड करने में अगर एरर आएगा तो क्या कोड रन होगा, ऑन एरर इज इक्वल टू अलर्ट, यहाँ पे डाल दिया अपना डॉक्यूमेंट डॉट की, तो सेम चीज़ हो जाएगी, बट अब बिना स्क्रिप्ट टैग से किया हमने। और क्योंकि हमने इमेज टैग डाला था तो यहाँ पे उसने इमेज लोड करने की तो कोशिश की है, लेकिन हमने कोई इमेज दी ही नहीं है, तो लोड कुछ होगा नहीं। अच्छा, अब क्या है, ये तो हो गया रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब इसका एक और वेरिएंट देखते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन एक सेकंड, सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे और है हमारे पास, बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डाल सकते हो अपना डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो ये एक और टैग है जहाँ पे अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कोड डाल सकते हो, बॉडी टैग, बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। जैसे ही
HTML बॉडी लोड होगी पेज की, तो आपकी स्क्रिप्ट काम कर जाएगी। अच्छा, अब हमने रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखी, अब स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड पे तो मैं आया, कुछ नहीं होगा रिफ्लेक्टेड वाले पेज पे, लेकिन स्टोर्ड पे मैं जैसे ही आया ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट चल गई। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाली, ये इस वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है। तो जो भी आएगा इस पेज पे उसके लिए स्क्रिप्ट चल जाएगी। जो भी इस पेज को विजिट करेगा उसके लिए ये स्क्रिप्ट चल जाएगी। रिफ्लेक्टेड में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टोर्ड में क्या होता है, आपने जो भी अपनी मैलिशियस स्क्रिप्ट है वो उस पेज के कोड में ही डाल दी, मतलब सॉरी, आपने उस वेबसाइट के डेटाबेस में कहीं स्टोर करवा दी, और जब वो पेज लोड होगा तो डेटाबेस से उस वैल्यू को लाएगा और वहाँ पे वो स्क्रिप्ट आ जाएगी। मान लो यहाँ पे क्या है कि कुछ एंट्री डालनी है, नेम कुछ भी डाल दिया, मैसेज, और यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट डाल दी। अब ये क्या है, मैं जो भी डाल रहा हूँ ये सारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वैल्यू। ये चल नहीं रहा था, कुछ गलत कोड दिलाई। और डाल के देखते हैं। हो सकता है उस समय कोई टैग वाग की गलती हुई हो, बट यहाँ पे अब क्या होगा, जितनी भी बार ये पेज एक्सेस होगा, जो भी इसको एक्सेस करेगा सबके ब्राउजर में ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड चल जाएगा। जो भी एक्सेस करेगा इसको। तो स्टोर्ड जो होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, उसमें क्या है, स्टोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्टोर हो गई होती है वेबसाइट के डेटाबेस में। तो ये डिफरेंस समझ आया रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड के बीच? यस सर। तो अगर किसी वेबसाइट में इस तरह की वल्नरेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वहाँ पे हो पा रही है, तो वो भी काफ़ी डेंजरस चीज़ है। फाइनली अपन आते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन पे। इससे फेमिलियर हो, एसक्यूएल इंजेक्शन से सुना है इसके बारे में पहले कभी? यस सर, सुना है। सुना है, क्या होता है इसमें? इसमें सर जो डेटाबेस में हम क्वेरी करते हैं, तो हाँ। क्वेरी के साथ साथ कुछ ऐसा भी क्वेरी में कुछ ऐसा भी इनपुट देते हैं जिससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो डेटाबेस से कलेक्ट कर सकें। हम, हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो। एसक्यूएल, एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, और जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं एसक्यूएल लैंग्वेज की, उसको हम कहते हैं एसक्यूएल क्वेरीज। अब एसक्यूएल क्वेरीज तो क्या है, नॉर्मली आपका डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेने के लिए या उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, कुछ भी अगर करना है डेटाबेस में, एसक्यूएल क्वेरीज यूज होती हैं। अब एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या है कि हम अपनी मैलिशियस क्वेरीज इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि
डेटाबेस से हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल पाए जो हमें नहीं मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र आईडी इज इक्वल टू नहीं, मतलब यूज़र आईडी के लिए उसको एंटर करने के लिए पूछ रहा है हमें, यूज़र आईडी बताओ। यूज़र आईडी अगर मैं देता हूँ उसको, मान लो यूज़र आईडी दे दिया 3, सबमिट किया, तो इसने क्या किया, जिस यूज़र की आईडी 3 थी उसके मेरे को डिटेल बताया, फर्स्ट नेम और सर नेम। उसी तरह से मान लो यूज़र आईडी दे दी 1, तो उसने फर्स्ट आईडी में जो यूज़र नेम था और फर्स्ट नेम था वो बता दिया, एडमिन एडमिन। अब यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड में हमें तो सिर्फ यही दिख रहा है कि यूज़र आईडी इनपुट फील्ड है और उसमें हमसे इनपुट मांग रहा है वो। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, एसक्यूएल चल रहा है, एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्टेड है ये, और एसक्यूएल क्वेरी वहाँ पे यूज हो रही है। तो एसक्यूएल क्वेरी कुछ इस तरह से होगी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सर नेम, कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, फ्रॉम जो भी टेबल नेम है, हो सकता है यूजर्स हो, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सर नेम फ्रॉम यूजर्स, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे यूजर आईडी डालोगे। तो नॉर्मल फंक्शनिंग ये है कि मैं कोई यहाँ पे यूजर आईडी इनपुट करता हूँ और उसके बेसिस पे उस यूजर की डिटेल्स मुझे डेटाबेस में से निकाल के यहाँ पे वो दिखा देता है। ये इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लगाने की कोशिश करूँ तो देखो क्या हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में मैं क्या करूँगा कि जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसमें मैं अपना एक्स्ट्रा कोड डाल दूंगा, तो स्टेटमेंट का जो आ रहा है उसके एडिशनल मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिले। तो वो चीज़ कैसे करते हैं देखो, यूज़र आईडी तो चलो यहाँ पे डाल दिया पहले 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं जो भी एडिशनल कोड डाल रहा हूँ मैं उसको एसक्यूएल क्वेरी का ही पार्ट बना रहा हूँ। तो अपनी पूरी वो क्वेरी तो चली रही है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सर नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने एडिशनल अपना कोड डाल दिया, और 1 इज इक्वल टू 1। अब मैथमेटिकली क्या है, 1 इज इक्वल टू 1 तो हमेशा ट्रू ही रहेगा क्योंकि 1 तो 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे क्या हमने एक कंडीशन डाली है, आपकी जो एसक्यूएल स्टेटमेंट काम कर रही है वो कंडीशन के बेसिस पे काम कर रही है कि जो है सिलेक्ट फर्स्ट नेम स्टार नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू जो भी आप यूजर आईडी दोगे, मतलब कि उस पर्टिकुलर एंट्री का मुझे फर्स्ट नेम और यूजर नेम ला के दो जहाँ पे यूजर आईडी मैच कर रहा है जो भी हमने यूजर आईडी दिया है। हमने उस स्टेटमेंट में लेकिन एक एडिशनल चीज डाल दी, और 1 इज इक्वल टू 1। तो उसमें क्या होगा कि वो फर्स्ट नेम सरनेम दो उस यूजर आईडी का जो दिया है, या फिर अगर 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू है तो उसके डिटेल्स दे दो। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी क्लियर होगी अगर यहाँ पे सोर्स स्टेटमेंट देखो। यहाँ पे भी डीवीडब्ल्यू है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, इसलिए इन्होंने जो सर्वर पे बैकएंड में कोड चल रहा है वो भी दिखाया हुआ है आपको। तो ये स्टेटमेंट चल रही है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर आईडी और पूरी स्टेटमेंट इंक्लोज की हुई है डबल कोट्स में। वेयर के बाद ये यूजर आईडी इज इक्वल टू मैच हुआ है, अगर मैंने 1 डाला तो यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाएगा। लेकिन अगर मैं और 1 इज इक्वल टू 1 डाल दूं तो स्टेटमेंट बन जाएगी सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1। अब 1 इज इक्वल टू 1 हमेशा ही ट्रू होता है, तो ये स्टेटमेंट हर एंट्री की फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल के दिखाएगी मेरे को। लेकिन एक चीज मुझे और ध्यान रखनी है कि मैं जो भी इनपुट दे रहा हूँ उस इनपुट के बाद ये सिंगल कोट और डबल कोट ये एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे ही दे देता हूँ तो वहां पे एरर आएगा मुझे। लेकिन मैं क्या कर दूंगा, इन चीजों से को, ये जो पार्ट है इसको कमेंट आउट कर दूंगा
तो वो एज एन एसक्यूएल कमेंट होगा, वो एक्चुअल कोड का पार्ट ही नहीं होगा। कमेंट आउट कैसे करेंगे? ये जो ऑक्टाथॉर्प है ये डाल के। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी यूजर्स थे सबकी एंट्रीज दिख गई। तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है। एसक्यूएल इंजेक्शन हमेशा अगर टेस्ट करना हो कि वल्नरेबल है या नहीं, तो सिंपल एक सिंगल कोड डाल के सबमिट कर देने का। तो वो क्या दिखाएगा, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, मतलब कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। तो इसको अपन एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन भी बोलते हैं, कि एरर के बेसिस पर आपको पता चलता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो पा रहा है या नहीं। फिर आता है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं टेस्ट करने की कोशिश करूँ तो एरर आएगा ही नहीं। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि कोई भी एरर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी स्टेटमेंट में कोई एरर है या सिंपली कोई आउटपुट नहीं आ रहा उस टेबल से। इसलिए उसको ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे तो चलो हमने ये 1 = 1 करके, मतलब मेन डिफरेंस दोनों में यही है, बाकी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हम देखते हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है डेटाबेस से। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो डेटाबेस का वर्जन भी निकाल सकता हूँ, कि मुझे पता चले कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है डेटाबेस का। उसके लिए क्या होता है, एक वेरिएबल होता है वर्जन नाम का, उसको एक्सेस करते हैं @@ के थ्रू। लेकिन अब मेरी ओरिजिनल जो क्वेरी है सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली, चलिए तो पहले फालतू विंडोज को हटाते हैं। मेरी ओरिजिनल जो क्वेरी थी इसमें तो कहीं वर्जन वगैरह कुछ मेंशन है नहीं। तो मुझे क्या है, यहाँ पे एक दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। कैसे? यूनियन ऑपरेटर को यूज करके। तो उसके लिए वही वन सिंगल कोट यूनियन सिलेक्ट, और मुझे क्या चाहिए, वर्जन। वर्जन होता है $वर्जन, और ये लगा दिया ऑक्टाथॉर्प दोबारा से। लेकिन यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, the used select statements have a different number of columns। अच्छा, जो यूनियन ऑपरेटर है वो क्या करता है, दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को जोड़ के कंबाइंड रिजल्ट्स दिखाता है। तो वहां पे ये जरूरी है कि पहले स्टेटमेंट में जितने कॉलम्स हैं दूसरे में भी उतने ही हो। हमने यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम रखा है वर्जन का, तो एक ऐड कर देते हैं। उसके लिए क्या, सिंपली 1, $वर्जन और सबमिट। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। पहले वाले में तो उसने पहले यूजर की आईडी दी है, एडमिन एडमिन। दूसरे वाले में उसने 1, वर्जन कौन सा है, 5.0.51 ए। इस तरह से ये डेटाबेस का वर्जन है। अगर चाहो तो बिना इसके ही दे दो, ये जो वन यूनियन सिलेक्ट किया था ना, ये किया था हमने। अगर यहाँ पे ये 1 भी हटा दोगे और सबमिट करोगे, तो सीधा वो फिर पहले वाली क्वेरी देगा ही नहीं, जो रिजल्ट है वही दे देगा सिंपली। क्योंकि हमने उसको यूजर आईडी दी ही नहीं है, तो किसी यूजर आईडी के लिए कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं है। और देखते हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
अब मुझे अगर जानना है कि मेरा जो सिस्टम है उसका होस्ट नेम क्या है, जो सर्वर है, ठीक है, तो वो भी जाना जा सकता है। 1 की जगह यहाँ नल भी दे सकते हो, ठीक है, होस्ट नेम। और होस्ट नेम का जो वेरिएबल है वो डबल @ होस्ट नेम, जैसे वर्जन का था वैसे ही होस्ट नेम। ये अगर रन करते हैं तो क्या आता है, मेटास्प्लॉइटेबल हमारा होस्ट नेम है। अब यहाँ पे जो हमने सिचुएशन देखी है, हमें चलो यहाँ पे सोर्स कोड पता है, बट किसी एक्चुअल वेबसाइट में तो आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि क्या बैकग्राउंड में या बैकएंड में क्या स्टेटमेंट चल रही है। यहाँ पे हमें पता है कि जो स्टेटमेंट है इसमें 2 कॉलम्स मांगे हुए हैं टेबल से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मान लो हमें ये नहीं पता, तो वो पता लगाने का क्या तरीका है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये जो फंक्शन है ऑर्डर बाय का क्या मतलब है कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहते हो, डेटा सॉर्ट करना चाहते हो, किस कॉलम नंबर। यहाँ पे आपको एक कॉलम नंबर देना होता है। मान लो यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 1 दिया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सबमिट, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। और ये पहला रिजल्ट आया बिकॉज हमने आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर बाय 2 किया, ऑर्डर बाय और कॉलम नंबर, अगर वो ये स्टेटमेंट ढंग से चल रही है मतलब कि वो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक कॉलम तो है कम से कम जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें। एक कॉलम भी नहीं होगा तो फिर तो रिजल्ट क्या ही आएगा। ऑर्डर बाय 2 ट्राई करते हैं, ये भी चल रहा है, मतलब कम से कम 2 कॉलम्स हैं जो क्वेरी है उसमें। ये तब के लिए है अगर आपको नहीं पता हो कि कितने कॉलम्स हैं। हमें यहाँ 2 पता है, बट मैं ये दिखा रहा हूँ इनकेस हमें नहीं पता तो कैसे पता लगाएंगे। ऑर्डर बाय 3 करते हैं, ऑर्डर बाय 3 किया तो एरर, अननोन कॉलम 3, मतलब जो ओरिजिनल क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी, उसमें तीसरा कोई कॉलम है ही नहीं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये पता चल गया। तो हमें यहाँ पता चल गया कि कितने कॉलम्स हैं उस क्वेरी में, एक्चुअल क्वेरी में। यहाँ तो क्या सिंपल विजिबल है स्क्रीन पे कि यहाँ 2 ही आ रहे हैं रिजल्ट में, पर हर जगह ये चीज़ विजिबल नहीं होती है, इतनी आसानी से पता नहीं चलता है हर जगह। तो इस तरह से ये भी पता कर सकते हो कि कितने कॉलम्स हैं। सर ये जो कैसे, जैसे किसी वेबसाइट पे अपन लॉगिन पेज पे जाते हैं, हाँ। तो उसमें जब अपन यूजर नेम एंटर करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, हम्म। तो वो भी तो बैकएंड में डेटाबेस से जाके वैल्यू वेरीफाई करता है। हाँ करता है। तो वहां पे अगर अपन एसक्यूएल इंजेक्शन लगा सकते हैं तो। हाँ, लेकिन हर जगह लेकिन काम नहीं करेगा। अगर वल्नरेबल है वेबसाइट तो काम करेगा। वहाँ पे आप क्या अगर यूज कर सकते हो? मतलब अगर एसक्यूएल वनरेबल है वो, तो हम्म। इंजेक्शन करके उसका डायरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। हाँ कर सकते हो बिल्कुल। उसका शायद सर एक कोड आता है क्या, वो कोड क्वेरी तो जो आता है उसका। सिंपल यही होता है अपना, और 1 = 1 या और 2 = 2 करके। यही सिंपल जो कोड है, यूजर नेम जो फील्ड है उसमें ये डाल दो और 1 = 1। वो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको
वो सिंगल कोट लगाना पड़ेगा और एंड में इसको कमेंट आउट करने के लिए ये डालोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एसक्यूएल इंजेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, हमें सारी एंट्रीज मिल रही है। लेकिन ये लॉगिन फील्ड नहीं, अगर ये लॉगिन फील्ड होती, यूजर नेम में मैंने ये वैल्यू डाली होती तो मैं लॉगिन कर जाता इसमें। ठीक है, ओके सर। तो ये लॉगिन जहाँ जहाँ अगर वो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है वो वेबसाइट, वहाँ लॉगिन इस तरह से कर सकते हो, और 1 = 1 वाला कोड यूज करके। सबसे कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन कोड यही देखने को मिलेगा हर जगह, और 1 = 1, क्योंकि वहाँ पे क्या हमारे पास यूजर नेम नहीं है लेकिन हमने 1 = 1 दे दिया, और 1 = 1, तो या तो भाई यूजर नेम सही हो या ये स्टेटमेंट ट्रू हो, दोनों केस में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो एक दो और कमांड्स देख लेते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के, क्या क्या किया जा सकता है। अब जो भी डेटाबेस होता है ना, उसका एक स्कीमा होता है। ठीक है, उस स्कीमा अपने आप में एक टेबल होता है, इंफॉर्मेशन स्कीमा करके। तो जो भी आपका डेटाबेस है उसमें जो इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल है उसमें डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन, डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स हैं। मान लो मुझे ये पता करना है कि मेरा जो डेटाबेस है उसमें क्या क्या टेबल्स हैं, तो वहां पे भी मैं वो यूनियन सिलेक्ट वाली चीज यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे हम, यूनियन, स्पेलिंग सही होनी चाहिए एकदम, यूनियन सिलेक्ट नल, क्योंकि हमें सिर्फ एक कॉलम चाहिए टेबल नेम, और हमें पता है यहाँ पे हमारी क्वेरी में दो कॉलम्स हैं, नल टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। तो जितने भी टेबल्स हैं इस डेटाबेस में वो सारे पता चल गए हमें। अब हमारे काम का जो होता है, यूजुअली अगर मैं एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहा हूँ किसी वेबसाइट में, देखो कि बहुत सारे टेबल्स हैं। ठीक है, हमारे काम का यूजुअली जो होता है वो होता है यूजर टेबल, इसमें यूजर्स के डिटेल्स होते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स करके भी टेबल है, यूजर करके भी एक टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ऐसे कितने टेबल्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। अब मान लो कि मुझे कोई पर्टिकुलर टेबल नेम दिख रहा है, उसमें मतलब मेरे को पता करना है कि क्या क्या कॉलम्स हैं। तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है,
मतलब यूजर्स नाम का जो टेबल है उसमें से मेरे को देखना है कि भाई कॉलम्स कितने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या स्टेटमेंट यूज की, यूनियन सिलेक्ट नल कॉलम नेम from information schema dot columns where table name is equal to users। तो यूजर्स जो टेबल है उसमें ये सारे कॉलम्स है, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर, पासवर्ड। अब मेरे को पता चल गया कि ये कॉलम्स हैं इस टेबल में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूनियन सिलेक्ट यूजर, यहाँ पे एक कॉमा डाल दिया एक्स्ट्रा, यूजर कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स। तो यूजर्स टेबल है उसमें से यूजर नेम और पासवर्ड देखना है मुझे। तो ये जितने भी यूजर नेम्स और पासवर्ड्स थे वो सारे दिख गए, एडमिन। और ये एक्चुअली पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड हैश है सिंपली। तो कोई बात नहीं, हैश को डिक्रिप्ट करने के तो तरीके होते हैं। अब मान लो इसमें से किसी यूजर का मुझे पासवर्ड क्रैक करना है, मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो पासवर्ड हैश है ये लिया, कॉपी कर लिया इसको, और एक वेबसाइट है क्रैक स्टेशन, ठीक है, crackstation.net। ऐसे और कई हैं बट दिस इज वन ऑफ द बेटर वंस पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, हैश क्रैकिंग के लिए। इस पे गए, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, क्रैक हैशेस किया, और वो बता देगा कि इसका क्या रिजल्ट है। ये हैश था, MD5 टाइप है और इसका रिजल्ट है ABC123। तो ये हमने कौन सी यूजर के लिए किया था, गॉर्डन बी, और इसका हमें पासवर्ड पता चल गया। अब मैं अगर चाहूँ तो आई कैन लॉग इन एज गॉर्डन बी, गॉर्डन बी, और पासवर्ड क्या था हमने अभी देखा, ABC123। तो अब मैं लॉग इन हो गया एज गॉर्डन बी। एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू मुझे इसका पासवर्ड मिल गया, यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, और मैंने वो यूज करके लॉग इन कर लिया इसके अकाउंट में। तो इस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन से काफी कुछ मिल जाता है। तो DVWA मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अपने सिस्टम में डालो, प्रैक्टिस करो उस पर, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इसमें वेब एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस वाला अपना पोर्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें आपको वेब पीटी वाले कोर्स में देखने को मिलेंगी। यहाँ तो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इन टॉपिक्स का, काफ़ी डिटेल में वेब पीटी में ये सब देखने को मिलेगा।